हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंस। मैं हूं आपका कोच विशाल। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम को अगर हिंदी लैंग्वेज में बात किया जाए तो उसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। तो पहले हम शुरुआत करेंगे कि वर्टेब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी में कितने बोन होते हैं। ठीक है। अगर मैं मेरे नेक रीजन यानी शुरुआत से एंड तक अगर काउंट करूं तो देर आर 33 वर्टेब्रास। ठीक है। जो छोटे छोटे वर्टेब्रास होते हैं जिसको आगे चल के मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, वो एक के ऊपर एक ऐसे प्लेस्ड होते हैं। एनाटॉमी में बेसिकली दो बुक्स या फिर दो एनाटॉमिस्ट ने उसको रेफर किया है। सम हैव रेफर्ड इट एज 33 बोन्स एज इंडिविजुअल, क्योंकि बचपन में हम जब पैदा होते व्हेन वी आर बॉर्न तो हमारे जो वर्टेब्रेस होते हैं यानी छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसके लिए व्हेन काउंटेड एज यंग एज एन इन्फेंट वो टोटल 33 होते हैं। बट एज वी ग्रो, ठीक है, एक टाइम आता है ऑफ योर लाइफ वेयर द लास्ट सेक्शन यानी सेकेंड लास्ट एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ योर वर्टेब्रल कॉलम यानी वो वर्टेब्रेस एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए सम एनाटॉमी बुक में they are counted as 26, some of them counted as 33। ठीक है। मैं जब भी बात करता हूँ ट्रेनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ एंड द एकेडमी दैट यू स्टडी, प्लीज मेक श्योर यू फॉलो देम, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आप अगर उन्होंने 33 पढ़ाया तो आपको भी 33 ही देना पड़ेगा। ठीक है। आप 26 लिखोगे तो हो सकता है वो आपको रॉन्ग दे। बट some books says 33, some books says 26, both are correct। 33 as individual, 26 if the last two region या फिर last two sections को हम काउंट करें एज 1 and 1। ठीक है। तो शुरुआत करते ऊपर वाले रीजन से। ऊपर वाले रीजन यानी नेक रीजन जिसको बोलते हैं सर्वाइकल। So you can see this region in pink। इस पर्टिकुलर रीजन को बोलते हैं सर्वाइकल। ठीक है। सर्वाइकल मतलब नेक रीजन। अगर आपने काफी कॉमनली सुना होगा कि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया या फिर मेरे सर्वाइकल यानी नेक रीजन में पेन हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल 7 वर्टेब्रा होते हैं। हम इंडिविजुअली नहीं बात करेंगे, विल जस्ट टॉक अबाउट द काउंट के। टोटल 7 वर्टेब्रास होते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे अलाइंड होते हैं। ठीक है। इनके बीच में देयर इज इंटरवर्टेब्रल डिस्क, जिसके बारे में थोड़ा आगे चल के आई विल शो यू पिक्चर सो दैट यू अंडरस्टैंड वो एक्चुअली क्या होते हैं। तो पहले जो नेक रीजन होता है उसको बोलते हैं सर्वाइकल। उसमें होते हैं टोटल 7 वर्टेब्रास, C1, C2, C3। अगर आपको रिपोर्ट पढ़ने आता है तो यू विल ऑलवेज फाइंड देम मेंशन्ड एज C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 यानी सर्वाइकल रीजन में टोटल 7 वर्टिब्रास। उसके नीचे होता है हमारा थोरैसिक यानी 7 के बाद जो हमारा मिड सर्वाइकल के नीचे वाला रीजन होता है उसमें टोटल 12 वर्टिब्रा होते हैं जिनको थोरैसिक वर्टिब्रा बोलते हैं। सो दे आर मेंशन्ड एज T1, T2, T3, T4। सो दिस इज वेयर दे स्टार्ट। यहाँ से ये शुरुआत होते हैं एंड दे आर टोटल 12 इन नंबर। उसके नीचे जो होते हैं उनको बोलते हैं लंबर वर्टिब्रा। ये टोटल होते हैं 5। लंबर बेसिकली लोअर बैक ना, आपने बहुत कॉमनली सुना होगा लो बैक प्रॉब्लम, लो बैक प्रॉब्लम। सो द ओनली प्रॉब्लम एरिया विच मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल कम अक्रॉस ना, या तो नेक होता है या तो लोअर बैक होता है। तो लोअर बैक यानी लंबर। लंबर में टोटल होते हैं 5 वर्टिब्रा, एक के ऊपर एक अलाइंड। देन उसके नीचे जो रीजन है या उसके नीचे का जो वर्टेब्रास होते हैं वो टोटल होते हैं 5। बट एज वी एज दे फ्यूज विथ ईच अदर सो दे कैन बी काउंटेड एज 1। तो इस पर्टिकुलर रीजन या फिर इस पर्टिकुलर वर्टेब्रास को बोलते हैं सेक्रम एंड दे कैन बी काउंटेड एज S1, S2, S3, S4, S5 और यू कैन जस्ट काउंट देम एज 1। ठीक है। सेक्रम अगर फ्यूज्ड है तो। उसके नीचे जो रीजन होता है जिसको या वर्टिब्रस होते हैं जिसको बोलते हैं कॉसिक्स। कॉसिक्स अगेन 4 होते हैं बट अगर फ्यूज्ड है तो यू कैन आल्सो काउंट देम एज 1। तो कॉसिक बेसिकली जो बोलते हैं ना, हम प्री हिस्टोरिक स्टेज में बात करें तो वी वर ऑल एप्स। तो एप्स थे, इसके लिए हमको पूंछ थी। तो पूंछ तो चली गए बट वो जो लास्ट पार्ट है इज ऑल्सो ऑफ द वर्टिब्रास। आप अगर आप
अपने हाथों से उसको फील भी कर सकते हो, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेल बोन। सो टोटल 33 वर्टिब्रास अगर इंडिविजुअल है, अगर sacrum and coccyx को if you count them as one one, तो 26 नेक रीजन को बोलते हैं सर्वाइकल, जिसमें होते 7 वर्टिब्रास। फर्स्ट टू होते हैं, उसका नाम है एटलस एंड एक्सिस, ठीक है। एटलस एंड एक्सिस में भी अगेन आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल ऑफ इट, बट एक्सिस इज समथिंग व्हिच हैज अ पॉइंट व्हिच हैज एन एक्सिस, एंड उसके ऊपर एटलस फिट होता है इस तरह से। इसके लिए हमारे नेक में इस तरह की मूवमेंट है ना, वी आर एबल टू डू सच टाइप ऑफ मूवमेंट, दैट इज बिकॉज द एक्सिस के ऊपर एटलस फिट हो जाता है। सो एंड अगर आप मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट मी जस्ट मूव इट फॉरवर्ड। अगर आप ये रीढ़ की हड्डी देखोगे ना, तो इसमें एक स्पेसिफिक कर्व है। देखो ये नेक रीजन के इधर थोड़ा सा एंटीरियर, मतलब आगे की तरफ हल्का कर्व है। बैक रीजन की तरफ ये ऐसा वाला कर्व है। अगेन लंबर रीजन में एक ऐसा वाला कर्व है, एंड द कॉसिक्स एंड सेक्रम जो इस तरह से, ठीक है। अगेन दे आर फ्यूज, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देयर कर्व, बट ज्यादा करके जो कर्वेचर प्रॉब्लम है या फिर एरिया है जहाँ पे प्रॉब्लम होता है मैक्सिमम लोगों को एज वी एज बिकॉज ऑफ सम अदर हेल्थ इश्यूज और वीक मसल्स और एनीथिंग, इज स्पेसिफिकली इन योर नेक रीजन और द लंबर रीजन। तो ये कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड हैज टू बी मेंटेन। इसको मेंटेन करने का तरीका क्या है, इज मेंटेन एन इरेक्ट पोस्चर। आपको बचपन से अब तक हमेशा हमको एक चीज पे खासा हमारे बड़े बुजुर्गों ने ध्यान दिया है कि सीधे बैठ सीधे चल। तो सीधे बैठ और सीधे चल के पीछे का रीजन ये है, सो दैट ये जो कर्व भगवान ने दिया है स्टेज मेंटेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है। एनी प्रॉब्लम विद दिस कर्व, मतलब इस कर्व में थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा, अगर ये कर्व लॉस्ट हो गया या फिर ये कर्व ज्यादा हो गया, तो आपको कांस्टेंट पेन हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है, जिसके बारे में आगे चल के हम लोग इसी स्लाइड में देखोगे कि व्हाट प्रॉब्लम्स कैन अराइज इफ एनी प्रॉब्लम हैपन विद द कर्व, ठीक है। सो अगेन हमारे ऊपर एक चीज हमेशा एक्ट करती है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ऊपर से हम पे गुरुत्वाकर्षण होता है, जिसकी वजह से एक कर्व की वजह से इट पासेस राइट थ्रू इट। सीधे जाने की वजह से यू डोंट हैव एनी पोस्चरल प्रॉब्लम, बट एनी थोड़ा भी कर्वेचर में प्रॉब्लम हो गया ऑन या नेक रीजन या फिर या बैक रीजन, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बेसिकली जहाँ पे मैक्सिमम फोर्स इज अप्लाइड, मतलब जहाँ पे मैक्सिमम फोर्स फील होता है, अगर ये तुम्हारे सेंटर बेस ऑफ सपोर्ट, यानी आप खड़े रहते हो तो आपका सपोर्ट है उससे थोड़ा भी आगे शिफ्ट हो गया, तो अपोजिट एंड्स, यानी अगर मैं मेरी नेक इस तरह से रखूं, ठीक है, फॉर लॉन्ग, व्हाट विल हैपन, ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे सर पे कांस्टेंट है, जिसकी वजह से मेरे नेक रीजन यानी मेरे नेक की मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। अगेन ज्यादा काम करना मतलब जल्दी थकना। अगर आप आपका हाथ इस तरह से रखोगे तो ऑब्वियसली आप थक जाओगे, और आप आपका हाथ जब भी इस तरह से रखते हो तो यू कैन होल्ड दिस पोजीशन फॉर आवर्स एंड आवर्स विदाउट एनी पेन और एक। ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सीधे एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से माय मसल्स आर रिलैक्स। सो इसके लिए पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल पोस्चरल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों एनकाउंटर कर रहे हैं। द रीजन इज सिंपल, बिकॉज मोबाइल से आप आपका नेक इस तरह से रखोगे और मोबाइल पे काम करोगे तो ऑब्वियसली आपके नेक मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर ज्यादा काम करेंगे जल्दी थकेंगे तो पेन होगा। सो इन ऑर्डर टू रिलीव योर मसल्स और वो पेन ना हो आपको, यू नीड टू मेंटेन एन अपराइट पोस्चर। यानी आप अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो आपकी स्क्रीन ऊपर रख के ट्राई टू मेंटेन एन अपराइट पोस्चर। अगर आप सीधे बैठो, आप ज्यादा से ज्यादा बैक स्ट्रेट कर रखे बैठे, बिकॉज ये जो कर्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कर्व लॉस्ट हो गया तो आपको आपके मसल्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। जैसे पेट आने से पीठ क्यों दिखती है, क्योंकि तुम्हारा बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होती है आगे की तरफ से आगे की तरफ, यानी पेट की तरफ। इतना वजन जो पेट पे आ गया, अब इसको पकड़ने के लिए बैक मसल्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, बट उन मसल्स की भी अपनी कैपेसिटी है।
कैपेसिटी के बाहर अगर किसी से भी काम कराओ तो ऑब्वियसली वो थक जाएंगे तो क्या होगा, यू विल हैव कांस्टेंट पेन। सो इन ऑर्डर कि आपको पोस्चरल प्रॉब्लम ना हो, आपको मस्कुलर प्रॉब्लम ना हो, आपको स्पाइनल प्रॉब्लम ना हो, यू नीड टू मेक श्योर दैट आप अच्छी डाइट करो, अच्छी एक्सरसाइज करो और अच्छा पोस्चर मेंटेन करो व्हाइल यू सिट, व्हाइल यू स्टैंड, व्हाइल यू डू एनीथिंग। ठीक है, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा अपराइट पोस्चर रखने की। अगर वो आप नहीं भी रख पाए तो मेक श्योर दैट यू एक्सरसाइज रेगुलरली, बिकॉज आपकी रीढ़ की हड्डी को जो स्टेबलाइज यानी मजबूती देता है वो आपके मसल्स है। अगर मसल्स वीक हो गए तो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा, स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा तो विल ऑब्वियसली लीड टू स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। तो ये जो कर्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फ्रॉम योर नेक रीजन। ये जो पिंकिश टाइप है, ये वाला कर्व भी अपना उसका इम्पोर्टेंस है। दिस इज नॉट लॉस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, बट आजकल के जनरेशन की मैं बात करूँ तो ये कर्व भी हमको लॉस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज यू विल ऑलवेज फाइंड यंगस्टर्स, टीनेजर्स बहुत ज्यादा देर मोबाइल पे बैठ बैठ के अपनी बैकबोन या फिर अपना कर्व लॉस्ट हो रहा है, कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो रीजन आता है वो है तुम्हारा लंबर रीजन। अगेन इसका एक अपना इम्पोर्टेंस है। ये कर्व भी अगर चला गया तो विल लीड टू लोअर बैक प्रॉब्लम। and sacrum and coccyx, since they are fused, there is not much movement or no movement, so you really need to worry about it। but अक्सर लोग गिरते हैं तो उनका लोअर एंड यानी कॉसिक्स इंजरीज की चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अनलेस एंड अंटिल इंजरी बहुत बड़ी हो, डॉक्टर विल नॉट रिकमेंड एनी सर्जरी। मैं खुद 2 बार 3 बार गिर चुका हूँ on my, and I still have faced this constant coccyx problem, but as long as it's not टू बैड, मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि इतना भी तुझे तकलीफ नहीं हो रहा है, ओनली व्हेन आई सिट ऑन हार्ड सरफेस फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, सो नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड द कर्व्स, नेक रीजन, बैक रीजन, लंबर रीजन। नेक रीजन को कैसे हम लोग ये कर्व को कैसे मेंटेन करेंगे, आई थिंक अपराइट सिंपल, देयर इज अ वेरी सिंपल सोल्यूशन। आप पोस्चर मेंटेन करो, आप एक्सरसाइज रेगुलर करो, आप मसल स्ट्रेंथनिंग करते रहो, आपके नेक की, आपकी बैक की, आपकी लोअर बैक की, आपकी पोस्चरल प्रॉब्लम या कोई भी एक एंड पेन कभी भी लाइफ में नहीं होगा। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हो सकता है अगर एक्सीडेंट ये सब हो, पर अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट वर्टेब्रास इन इंडिविजुअल ना। तो अगर आप ये पिक्चर देखते होगे तो दिस इज हाउ ये जो है रीजन, ये जो वर्टेब्रा है ये तुम्हारे सर्वाइकल के रीजन का है। उसके बाद जो वर्टेब्रा है वो है तुम्हारे थोरासिक यानी बैक के रीजन का। उसके बाद का जो ये वर्टेब्रल, सो अगेन दे फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ इरेगुलर बोन, मतलब एक बोन, एक वर्टेब्रा दूसरे वर्टेब्रा के साथ मैच नहीं करता। तो इसके वजह से इनको आप देखोगे तो ये एक इनके शेप एंड साइज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच एंड अदर। तो इस वर्टेब्रा, एक इंडिविजुअल वर्टेब्रा में क्या क्या होता है, तो पहली होती है उसकी बॉडी। ठीक है, बॉडी मतलब मेन हिस्सा। उसके बाद होता है उसको स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, स्पाइन मतलब कांटा। सो कांटा बेसिकली ना, अगर आप आपके रीढ़ की हड्डी को पीछे की तरफ से फील करने की कोशिश करो, बहुत पतले बंदे को लोगों, तो आपको उसके स्पाइनस प्रोसेस कांटे कांटे दिखाई देंगे। तो ये कांटे, ये स्पाइनस प्रोसेस क्या काम करते हैं, ये एक्ट करते हैं एज अ लेवर फॉर द मसल ऑफ पोस्चर एंड मूवमेंट। मतलब ये स्पाइनस प्रोसेस एक्ट करते हैं, मतलब इसके ऊपर तुम्हारे मसल्स अटैच करते हैं। ठीक है, पोस्चर वाले एंड ऑल्सो द मसल दैट हेल्प्स टू मूव। ठीक है, मैं इस तरह से कर क्यों पा रहा हूँ, बिकॉज मेरे मसल्स जो मूवमेंट फैसिलिटेट करते हैं स्पाइनस प्रोसेस, उसके लिए लेवर, इट एक्ट्स एज एन लेवर जिसके ऊपर वो जाके अटैच होते हैं। इसके लिए मैं आगे, सॉरी पीछे की तरफ ऐसे कर पाता हूँ। द नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इज नोन एज लैमिने। लैमिने अगर आप देखोगे यहाँ पे तो दिस पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज लैमिने। ठीक है, और लैमिना। अब ये क्या करता है, ये फ्लैट या फिर आर्च्ड सरफेस, आर्च मतलब कर्व। ठीक है, ये कर्व होने की वजह से ये क्या करेगा, इट एक्ट्स एज अ रूफ। रूफ मतलब छत, छत की तरह काम करेगा फॉर द स्पाइनल कैनल। कैनल मतलब एक स्पेस, ये स्पेस है और ये तुम्हारा छत है। तो ये छत होने की वजह से क्या करेगा, इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। अभी स्पाइनल कॉर्ड क्या है बेसिकली, थोड़ा आगे चल के जब व्हेन वी टॉक अबाउट वर्टिब्रल फोरामेन,
I'll tell you what spinal cord is, ठीक है? So स्पाइनस प्रोसेस पे होते हैं तुम्हारे मसल्स अटैच्ड, जो स्टेबिलिटी और पोस्चर के लिए काम आते हैं। लैमिना एक फ्लैट सरफेस है, फ्लैटेंड आर्च सरफेस, मतलब फ्लैट भी है और आर्च्ड भी है, जो रूफ की तरह काम कर रहा है, जो प्रोटेक्ट कर रहा है तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है? जो अब स्पाइनल कॉर्ड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। उसके आगे यू हैव समथिंग नोन एज ट्रांसवर्स प्रोसेस। अगर आप लेट मी सी दिस, यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है अगेन स्पाइनस प्रोसेस जैसे कांटेदार है वैसे ही है, बट दिस इज स्लाइटली थिक। अब स्पाइनस प्रोसेस सॉरी ट्रांसवर्स प्रोसेस दोनों साइड में है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, ईच साइड ऑफ एन इंडिविजुअल वर्टेब्रा। अब ये क्या करेगा, ये भी एक साइट ऑफ अटैचमेंट है फॉर द मसल्स एंड फॉर द लिगामेंट्स, ठीक है? यहाँ पे भी मसल्स और लिगामेंट्स अटैच होते हैं एंड अलोंग विद दैट इट इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन, मतलब यहाँ पे आके तुम्हारे रिब्स एक दूसरे के साथ, सॉरी ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड द रिब्स, आपके रिब के जिसको क्या पसलियां आके जुड़ती है, ठीक है, ऑन द थोरैसिक रीजन। मतलब ये जो 12 है वहां पे ये आके जुड़ेंगे। जुड़ना का मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, देयर इज सम स्पेस इन बिटवीन बिकॉज दे आर स्लाइटली मूवेबल। तो दिस इज द प्लेस। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या करेगा, साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल्स एंड लिगामेंट एंड ऑल्सो द प्लेस और द रीजन जहाँ पे तुम्हारा रिब आके एक दूसरे रिब्स एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस ज्वाइंट करती है। ज्वाइंट मतलब करीब आते हैं एंड क्रिएट्स अ जॉइंट व्हिच इज स्लाइटली मूवेबल। मूविंग फॉरवर्ड इज योर आर्टिकुलर प्रोसेस। आर्टिकुलर प्रोसेस आप देखोगे, देखो ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, उसके बीच में आर्टिकुलर प्रोसेस है जो दोनों तरफ है, ठीक है? इस तरफ भी है आर्टिकुलर प्रोसेस एंड इस तरफ भी। तो आर्टिकुलर प्रोसेस बेसिकली क्या करेगा, एक वर्टेब्रे को दूसरे में फिट होने के लिए स्पेस है। सो अगर मैं ऐसे नहीं होते, बट आई एम जस्ट शोइंग यू, ठीक है? सो दिस इज हाउ दे फिट इन, ठीक है, एक दूसरे के बीच में फिट रहे ताकि वो इस तरह की मूवमेंट भी करे, इस तरह की भी मूवमेंट करे, बट वो आगे पीछे छटके ना, ठीक है? तो दिस इज व्हाट द आर्टिकुलर प्रोसेस सर्व्स एज, सो दैट द वर्टेब्रास फिट एडजस्टेड, मतलब एक दूसरे के साथ आके फिट होते हैं, ठीक है? अलोंग विद दैट, सॉरी, इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकुलर facet। facet मतलब एक गैप, सॉरी, it is also known as an articular facet. So this is how your vertebra fit in uh, with the help of the articular process, ठीक है? Also known as articular facet. So उसके बाद जो है हमारा है सबसे important vertebral foramen. So ये जो space आपको देख रही है empty space, so this is known as a vertebral foramen. This is also called as a also known as a hollow archway, क्योंकि ये इसमें गैप है। अब ये गैप क्यों है, ये गैप है ताकि आपका ब्रेन का एक्सटेंशन, मतलब ब्रेन यहाँ नहीं है, ब्रेन नीचे तक है। अगर आपको कमर पे भी मार लगेगी तो आप उसके पैरों के नीचे पैरालाइज हो सकते हो, क्योंकि ब्रेन का जो एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ये कॉर्ड की तरह एक मेन, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, आपके घर पे जो मेन लाइन आती है उसके बाद वो लाइन का डिवीजन होते हैं अलग अलग पॉइंट्स में। तो जो मेन लाइन है फ्रॉम द ब्रेन टू द विच रन्स थ्रू द वर्टेब्रल कॉलम, यानी ये पर्टिकुलर वर्टेब्रल फोरामेन ये स्पेस के थ्रू जाती है और अलग अलग तरीके से ब्रांच आउट होते हैं या फिर नर्व्स बाहर आती है, ठीक है? सो यू हैव योर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड रनिंग थ्रू इट एंड द स्पाइनल कॉर्ड फाइनली ब्रांचेस। आगे चल के फोटो देखोगे तो आप ज्यादा बेटर समझ पाओगे, ठीक है? अगेन इस पर्टिकुलर कैविटी से रन करती है तुम्हारी स्पाइनल आर्टरी एंड वेन्स, ऑल्सो साइनस वर्टिब्रल साइनोवर्टिब्रल नर्व एंड ट्रांसफोरामिनल लिगामेंट। सो ये जो स्पेस है तुम्हारा वर्टिब्रल फोरामेन इसमें से रन करेगा, तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रांच करेगा इनटू स्पाइनल नर्व, जिसके वजह से सारा
इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब भेजे से आप जो भी सिग्नल भेजोगे आपके फिंगर या आपके हाथ को क्यों मूव करते हैं, इज बिकॉज ऑफ द नर्व्स ना। नर्व्स कहाँ से आती है? ब्रेन का एक्सटेंशन है स्पाइनल कॉर्ड फाइनली ब्रांचेस इनटू स्पाइनल नर्व, जो आगे के पिक्चर में आपको ज्यादा बेटर दिखाई देगा। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पिक्चर, ये रहा आपका स्पाइनल कॉर्ड। ये जो ब्लू दिख रहा है ब्रेन का एक्सटेंशन का एंड, सो दिस इज ऑल्सो ब्रेन, ठीक है, नॉट ब्रेन, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। और आगे चल के आप यहाँ पे अगर देखोगे, सॉरी, तो इट स्टार्ट्स ब्रांचिंग आउट। देखो ये आया, यहाँ से एक स्पाइनल नर्व इस तरफ गया, एक स्पाइनल नर्व इस तरफ गया, एक स्पाइनल नर्व इस तरफ गया, एक स्पाइनल नर्व इस तरफ गया। तो ये जो कैविटी है फोरामेन, इसके थ्रू ये रन करता है स्पाइनल कॉर्ड इवेंचुअली ब्रांच करता है इनटू स्पाइनल नर्व। अब ये जो ब्लू दिख रहा है, ठीक है, दिस इज द बॉडी, ठीक है, और बॉडी के ऊपर दिस इज नोन एज योर इंटरवर्टेब्रल डिस्क। इंटरवर्टेब्रल डिस्क इज कम्स अंडर अ कैटेगरी नोन एज फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज के ऊपर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। बट स्पाइनल सॉरी इंटरवर्टेब्रल डिस्क बेसिकली इज लाइक अ कुशन। अब एक वर्टेब्रा के ऊपर दूसरा वर्टेब्रा रख दो, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से चिपके नहीं या फिर घिसे नहीं, इसके लिए देयर इज अ कार्टिलेज इन बिटवीन। कार्टिलेज, इस कार्टिलेज का क्या काम है? ये एक दूसरे से चिपके नहीं, ये एक दूसरे से घिसे नहीं, और इसका और एक सबसे इम्पोर्टेंट काम है शॉक एब्जॉर्ब करना। अगर आप ऊपर से जंप मारते हो तो वर्टेब्रस एक दूसरे से ना टकराए, इसके लिए वो कार्टिलेज प्रोटेक्ट करता है एंड ऑल्सो एब्जॉर्ब द शॉक। सो अगेन दिस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो मतलब फाइब्रस, थिक डेंस होते हैं। तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा आगे चल के। गाइस आई होप अब तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया आपको अच्छा लगा है। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब and make sure to share it with your friends. Signing off for today. Thank you so much.